से पहले वाले वीडियो में हमने जीएस पॉइंटर का जो हम हिस्ट्री कर रहे थे एंशंट हिस्ट्री उसमें अपना जैन धर्म और ये बौद्ध धर्म तक देख लिया था। आगे अब आज हम मौर्योत्तर काल और पूरी अपनी जो प्राचीन इतिहास है उसको कंप्लीट कर लेंगे। चलो मौर्य काल से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मौर्य काल है। इसमें मौर्य काल में वह हिंदू यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो किसने किए थे? स्ट्रेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलन तथा प्रसेनजित में से वह जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। तो कौन में से इन चारों में से कौन सा ऐसा था जो अलग समय में था? तो कौन था? मिलिंद था। मिलिंद ने मिलिंदपनो भी लिखा था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना कहाँ मिलता है? ये मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। किसका? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना, सबसे पुराना। रुद्रदामन प्रथम जो था उसकी अलग अलग उपलब्धियां थी और वो उपलब्धियां कहाँ वर्णित हैं? जूनागढ़ के अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की अलग अलग उपलब्धियां वर्णित है। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया कि कोई भी बेगार मजदूरी नहीं कराई। तो ये किसने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। वह शासक जिसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित थे, कि संकर्षण भी थे और वासुदेव भी थे। तो किस पे थे? अगाथोक्लिस पे थे। ठीक है। कार्दमक क्षत्रपों ने जिस धातु के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए वह धातु थी, कौन सी धातु थी? ताम्र धातु थी, तांबा धातु थी। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? सुमेलित करना है। तो ये शासक हैं और राजवंश है। तो डेमेट्रियस जो था वो किससे था? हिंद यूनानी शासक राजवंश से था। रुद्रदामन किससे था? वो शक था। गोंडोफर्निस किससे था? पहवल था, पहलव। और विम किससे था? वो कुषाण था। ठीक है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। तो किसने किया था? उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में कुषाणों ने किया था। सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्कों को जारी कुषाणों ने किया था। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। ये किसने चलाए? ये भी कुषाणों ने चलाए। विम कडफिसेस, कनिष्क, नहपाण एवं बुद्धगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है वह कौन है? तो वह कनिष्क है। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये किसको दिया जाता है? विम कडफिसेस को दिया जाता है। विम कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस, कनिष्क, हरमविजय में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। तो किसने किया था? विम कडफिसेस ने किया था। योद्धेय सिक्कों पर अंकन मिलता है। जो योद्धेय सिक्के थे उस पर किसका अंकन मिलता है? कार्तिकेय का मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है। तो किस तिथि के साथ सारनाथ बौद्ध अभिलेख बनाया गया है? 21वीं सन के तिथि के साथ। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ तो कब हुआ? 78वीं ईस्वी में हुआ। शक संवत प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? 78वीं ईस्वी में किया गया। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर कितने वर्षों का है? तो कितने वर्षों का? 135 साल का है। विक्रम संवत आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ विक्रम संवत? 57 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है। 1931, 52, 2066, 2087 में से वह वर्ष जो दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष है तो वो कौन सा वर्ष है? 1931 का वर्ष है। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास तथा कम्मन में से वह जो कनिष्क का समकालीन था। तो कनिष्क का समकालीन कौन था? दो थे, वसुमित्र भी था और अश्वघोष भी था। अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं है। तो पतंजलि जो है ये कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं थे। ठीक है। कनिष्क के रप्तक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख मिलता है? तो किस किस का मिलता है? साकेत का, कौशाम्बी का, पाटलिपुत्र का और चंबा का। ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्ति की थी। तो किसने की थी तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्ति? तो ये की थी चरक ने और जीवक ने। ठीक है।
पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये अयोध्या के लेख से प्राप्त होती है। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया, तो शुंगों के बाद कौन आया? कणव आ गए थे, ठीक है। तो कणव वंश ने राज किया। इसके बाद है अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र तथा विशाखदत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। तो कौन नहीं गया कनिष्क प्रथम के दरबार में? तो विशाखदत्त नहीं गया था। पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो कौन कहा जाता है वर्ण व्यवस्था का रक्षक? गौतमीपुत्र सातकर्णी। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था। तो कौन सा राज्य था? सातवाहन राज्य था मौर्यों के बाद। सबसे ज्यादा वैसे पूछे तो मौर्य थे, उसके बाद कौन था? सातवाहन थे। सिमुक संस्थापक था, तो सिमुक ने क्या बनाया? सातवाहन वंश बनाया। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था, तो कौन सा चीनी जनरल था? वो पान चाउ था, ठीक है। अगला, वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली हुई थी। तो किसकी फैली हुई थी? मौर्य और कुषाण वंश की फैली हुई थी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, कब आरंभ हुई? कुषाण काल में आरंभ हुई। कला की गंधार शैली फली फूली, कब और कहाँ फली फूली? कुषाणों के समय में फली फूली। राजवंश और उसके सिक्कों की धातु, जो धातु उसमें यूज की गई, तो कौन कौन से? कुषाण वंश में किस धातु के सिक्के थे? स्वर्ण और तांबे के। गुप्त काल में स्वर्ण और रजत के। सातवाहन काल में चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन के। कलचुरी काल में स्वर्ण, रजत और तांबा, इनके, ठीक है। आगे सुमेलित ही करना है। तो गंधार कला किससे संबंधित है? कुषाणों से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? किससे संबंधित है? रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। मिलंदपणो, ये किसकी है? मांडर की है, मिंडार की है। तक्षशिला लेख पतिक, ठीक है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, तो अफगानिस्तान का बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो गंधार शैली कहते हैं, गांधार शैली। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरीय सत्रित चट्टान सिर्फ का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। तो कौन सी थी? गंधार मूर्ति कला थी। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालक्रम लगाना है, तो कौन कौन आए? पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण और लास्ट में हुण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो कौन था वो ईरानी शासक? डेरियस प्रथम था। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, तो कौन सा सबसे पुराना था? सातवाहन सबसे पुराना था इनमें से। आंध्र सातवाहन राज्यों की सबसे लंबी सूची मिलती है, किससे मिलती है? मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो सातवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? अमरावती एवं प्रतिष्ठान में, ठीक है। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है? हाथी गुम्फा लेख के साथ राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। सही सुमेलित करना है। राजवंश है और राजधानी है। शुंग की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। सातवाहनों की कौन सी थी? पैठन थी। कदम्ब की बनवासी। चंदेल की महोबा, ठीक है। सही कालानुक्रम है, पहले सातवाहन, फिर वकाटक, फिर चालुक्य, ठीक है। सत्य कथन है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत व अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। आगे देखते हैं। सत्य कथन है इसमें भी, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। अभिलेख शासक, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमीपुत्र से। मित्री स्कंदगुप्त से। एहोल पुलकेशिन द्वितीय से। वह वंश जिसके शासकों को पुराणों में
श्री पर्वतीय कहा गया है? तो कौन है? इक्ष्वाकु। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश को क्या कहा गया है? श्री पर्वतीय भी कहा गया है। फिर सत्य कथन है, तो कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। तो ये बिल्कुल सही है। अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय और खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था। तो कौन जैन धर्म का संरक्षक था? खारवेल जैन धर्म के संरक्षक थे। ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे। किससे संबंधित थे? चेदी वंश से और महामेघ वाहन से। ठीक है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था किसमें? विधि में था। कानून में, विधि में उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। शुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित थे। तो कहाँ से शुंग संबंधित थे? ये उज्जैन से थे। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो वो कौन था? बालपुत्र देव था। ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक कौन था? अनाम नाविक। ठीक है, जो जिसका पता नहीं है, ऐसा कोई नाविक था जिसने इसको लिखा था। अब चलते हैं गुप्त काल में। तो गुप्त काल के अंदर गुप्त वंश ने शासन किया। तो कब तक शासन किया? 275 से 550 ईस्वी अवधि के मध्य शासन किया। 4 अश्वमेधों का संपादन किया था। किसने किया था? प्रवरसेन प्रथम ने किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था। तो गुप्त राजा देवगुप्त का एक और अन्य नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। प्रथम गुप्त शासक जिसके परम भागवत की उपाधि धारण की। तो समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। प्रयागराज प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख जानकारी देती है। किसकी जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में ये प्रयागराज प्रशस्ति हमें जानकारी देती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है। किसका मिलता है? जहांगीर का लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम था, उसको महेंद्र कहा गया। कौशल के शासक को महेंद्र कहा गया। किसमें कहा गया? प्रयागराज प्रशस्ति में कहा गया। पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी। पृथ्विया प्रथम वीर किसकी उपाधि थी? तो ये समुद्रगुप्त की उपाधि थी। पृथ्विया प्रथम वीर समुद्रगुप्त की उपाधि थी। हरिशेन दरबारी कवि था। हरिशेन दरबारी कवि था। किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था। तो प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी सही सुमेलित करना है। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के उनके राज। ठीक है। समकालीन नरेश कौन कौन थे? तो धनंजय थे, और धनंजय का राज क्या था? कुशतलपुर था। नीलराज का अवमुक्त था। उग्रसेन का पालक्का था। विष्णुगोपा का कांची था। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। मौर्य, शुंग, कुषाण तथा गुप्त में से वह राजवंश जो हुणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ। तो कौन विचलित हुआ? गुप्त राजवंश अत्यधिक विचलित हुआ। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्मृति में है। किसकी स्मृति में है? चंद्र की स्मृति में है। किसकी स्मृति में है? चंद्र की स्मृति में है। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। तो ये भीतरी स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। तो कौन कौन से कारण थे? हुणाक्रमण, प्रशासन, सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना और अयोग्य उत्तराधिकारी। शक विजेता के रूप में जाना जाता है। तो शकों को किसने जीता था जिसको शक विजेता कहा जाता है? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। तो किसको किया था? शक राजा था सिंह तृतीय, उसको उसने
पराजित किया था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रजत सिक्के यानी चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम जो गुप्त शासक था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की थी, तो कब की थी भारत की यात्रा फायान ने? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। सही सुमेलित करना है। कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख से पता चलता है, पतिक तक्षशिला अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरि गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त ऐरण अभिलेख। ठीक है, फिर सही सुमेलित करेंगे। शासक और उनकी रानियां, तो चंद्रगुप्त की रानी कौन थी? कुमार देवी थी। समुद्रगुप्त की रानी कौन थी? दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम की रानी अनंत देवी थी। ठीक है, ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। किस पे निर्भर हो गए? दक्षिण पे पूर्व एशियाई व्यापार पर। ठीक है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पतन से संचालित होता था वह कौन सा है? किस काल में? गुप्त काल में। किसका? जो पतन से भारतीय उत्तर भारत का जो व्यापार संचालित होता था वो कौन से पतन से होता था? ताम्र लिप्त पतन से होता था। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। क्यों बना रखे थे? बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था, इसलिए बना रखे थे। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन कौन कौन से हैं? श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ठीक है, तो ये सही है। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे। किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विशेषता है, विषय वस्तु है, तो किस विषय पे लिखा गया है ये? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है, तो किसका नहीं है? धन्वंतरी का, भास्कराचार्य का, चरक का या सुश्रुत का? तो ये तीनों का आपने देखा ही हुआ है, ये वैद्य हैं, तो भास्कराचार्य का इससे संबंध नहीं है। लीलावती के जो लेखक हैं वो कौन है? भास्कराचार्य ही लीलावती के लेखक हैं। प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र थे, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र थे? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत गया तथा 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत भी ज्ञात था। भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित था, तो यह अस्पताल कहाँ स्थित था जिसका फायान ने उल्लेख किया है? ये पाटलिपुत्र बिहार में स्थित था। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित था, तो कौन था? शपणक था। कालिदास जिसके शासन काल में थे वह शासक थे, वो शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और कालिदास कहाँ के शासक थे? तो ये कश्मीर के शासक थे। वह गणितज्ञ जिसने पहली बार व्याख्या की कि पृथ्वी ने के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, तो ये किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था रूपक का। ठीक है, रजत जो चांदी की थी रूपक, जो सोने की है वो दीनार। ठीक है, वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, तो वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो क्या बोलते थे? प्राकृत भाषा बोलते थे, जो कि द्योतक था कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो किससे प्राप्त हुआ है? ऐरण से प्राप्त हुआ है। गुप्त वंश की स्थापना की किसने स्थापना की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने स्थापना की थी। सम्राट हैं, फिर विरुद्ध हैं। अशोक किसके विरुद्ध था? प्रियदर्शी प्रियदर्शन के। समुद्रगुप्त पराक्रमांक के।
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, ठीक है, और स्कंदगुप्त क्रमादित्य। नगरों का क्रमिक पतन व एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, किसकी थी? गुप्त काल की थी। मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया गया था। कब दिया गया था? गुप्त वंश ने दिया था। और कब दिया था? गुप्त काल में दिया था, ठीक है। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासन स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी, तो क्या दर थी? उपज का 6ठा भाग देना होता था। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था, क्या था? उपज का 6ठा भाग हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था। 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 में से धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी, कितनी थी? 1/6 थी। भूमि का वह प्रकार जिसे अप्रहवित कहा जाता था, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहवित कहा जाता था। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द निर्दिष्ट हैं, तो किसको ये दिखाते हैं? ये दिखाते हैं भूमाप को। भूमाप की ये इकाइयां हैं। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती, किसको की जाती थी? मंदिरों को और ब्राह्मणों को की जाती थी। कर मुक्त भूमि किस काल में की जाती थी? गुप्त साम्राज्य में, ठीक है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, तो क्या कहते थे सिंचाई के कर को? बिदकमागम। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था वारंगल? लोहे के यंत्रों के लिए और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था वारंगल। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय नगर, घंटाशाला, कदुरा तथा चौल विख्यात थे, किसके लिए विख्यात थे? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में। गुप्त राजवंश के समय में कौन कौन? नगर, घंटाशाला, कदुरा तथा चौल, ठीक है। तोरमाणा था, तोरमाणा क्या था? हुण जातीय दल का, ठीक है। हुण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था, किसने किया था? बलादित्य एवं यशोधर्मन ने किया था। किसको किया था? हुण शासक मिहिरकुल को, ठीक है। चीनी तीर्थयात्री ने 6ठी शताब्दी 518 ईस्वी से 521 ईस्वी में भारत दर्शन किया। कौन था ये? सुंगयुन। गुप्त वंश के शासकों के बारे में सत्य कथन है। कौन सा कथन सत्य है? गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था। गुप्त शासन काल के दौरान भारत में बलाश्रम विशिष्ट के संदर्भ में सही कथन है। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था, कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा था, ठीक है। गणिका कौन होती है? वैश्या होती है। प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है, किसका योगदान है? कपिल का योगदान है। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में संख्या की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। सत्य कथन है। कपिल के अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवीय सत्ता द्वारा नहीं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, कौन प्रतिपादक हैं? पतंजलि प्रतिपादक हैं, मतलब उसको बनाने वाले, प्रतिपादित करने वाले। अष्टांग योग के अंग हैं, कौन कौन से योग के अंग हैं अष्टांग योग के? तो 8 चीजें हैं इसमें। क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि सामयिक थे, तो किसके काल में थे ये? तो ये पुष्यमित्र शुंग के काल में थे। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक थे, तो कौन थे? उदयन तथा उदयनाचार्य और गंगेश। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति है, किसकी है? चारवाकों की है।
यावत् जीवम सुखम जीवम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऐसे करके ये है। ठीक है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है, तो कौन करता है? चारवाक करता है। चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है, तो क्या सर्वोच्च मूल्य है? काम सर्वोच्च मूल्य है। ठीक है, चारवाक फिलॉसफी के हिसाब से। चारवाक दर्शन प्रणाली कहलाती है, क्या कहलाती है? लोकायत प्रणाली कहलाती है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे, कौन थे वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक? कणाद थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये गौतम थे। और मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो ये जैमिनी थे। दर्शन है, फिर मोक्ष प्राप्त करने के तरीके हैं। न्याय दर्शन के अंतर्गत क्या किया जाता है? तार्किक चिंतन किया जाता है, उससे ही मोक्ष प्राप्त होगा। मीमांसा दर्शन के अंतर्गत वैदिक अनुष्ठान करना है। सांख्य दर्शन के अंतर्गत वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करना है। वेदांत दर्शन के अंतर्गत आत्मज्ञान की प्राप्ति ही है। और इन सभी दर्शनों का मूल उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष क्या है? मोक्ष वह स्थिति है जब आप जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय, योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत है, तो वेद शाश्वत किसमें है? मीमांसा दर्शन में है। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, ये भी मीमांसा से संबंधित है। वह भारतीय दर्शन जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादित किया, तो ये वैशेषिक जो हमारा दर्शन है इसने प्रतिपादन किया था परमाणु सिद्धांत का। और हमारे संसार में जो सारी चीज़ें हैं वो किससे मिलके बनी हैं? परमाणुओं से ही मिलके बनी हैं। जो परमाणु है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, उससे मिलके अणुओं का निर्माण होता है और फिर अंततः उसी से परमाणुओं से मिलके अणुओं का निर्माण होता है। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह एक युग्म जो भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है, तो कौन सा है? लोकायत और कपालिक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है। लोकायत दर्शन कहा जाता है, तो लोकायत दर्शन को ही चारवाक दर्शन भी कहा जाता है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य जी थे। प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है, तो प्रच्छन्न बौद्ध किसको कहा जाता है? शंकराचार्य जी को कहा जाता है। ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, तो किससे की जा सकती है? ज्ञान के द्वारा। ठीक है, कौन कहता है? अद्वैत वेदांत कहता है। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो ये रामानुजाचार्य जी थे। ठीक है, शंकराचार्य, अभिनवगुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है। किसका नहीं है? अभिनवगुप्त का वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, संवत्सर है और गणना काल है। विक्रम संवत जो होता है, संवत्सर होता है, वो 57-58 ईसा पूर्व से शुरू होता है। शक संवत्सर 78 ईस्वी से शुरू होता है। गुप्त संवत्सर 319 ईस्वी से शुरू होता है। कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व से शुरू होता है। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, तो क्या वर्ष होगा? 601 या 600 वर्ष होगा। ठीक है, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है, तो इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? 634 ईस्वी होगा। तो इनको याद करके रखना है, इसके हिसाब से ही फिर जोड़ा और घटा के आप बना सकते हो। ठीक है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था, तो कौन सा था? प्रतिष्ठानपुर था। जो मौखरी है, मौखरी शासकों की राजधानी कौन सी थी? तो ये कन्नौज राजधानी थी। किसकी थी? मौखरी शासकों की राजधानी थी। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में शासन किसका था? तो किसका था? मगध के गुप्त का शासन था। थानेश्वर में पुष्यमित का, कन्नौज के मौखरी का और वल्लभी के मैत्रक का था। ठीक है,
चलो अगला देखते हैं। अगले में क्या है, हरिशेन, कल्हड़ एवं कालिदास में से वह जिसकी पुस्तक में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित हैं। तो कल्हड़ की पुस्तक में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी, वाण भट्ट ने लिखी थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी। तो कहाँ स्थानांतरित की थी, कन्नौज में स्थानांतरित की थी। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ कहाँ पे किया था, कन्नौज में और प्रयाग में किया था। किसने किया था, सम्राट हर्षवर्धन ने किया था। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो कहाँ पे किया था, प्रयाग में किया था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। तो किसने रोका, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था 618 ईस्वी के लगभग था। कवि बाण निवासी थे। तो कहाँ के निवासी थे, पृथ्वी कूटा, सोन नदी के किनारे, बिहार राज्य में। ह्वेनसांग भारत आया था। तो ह्वेनसांग भारत कब आया था, सम्राट हर्ष के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। भारत की यात्रा करने वाला वह चीनी यात्री जिसने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया है, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था का नाम था। तो किसने ये विवरण दिया, तो ये दिया युआन च्वांग ह्वेनसांग ने। ठीक है, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग आया था। कैसे आया था, स्वतंत्र रूप से आया था। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके लिए किया गया, कौशेय रेशम के लिए किया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था। कहाँ अध्ययन किया था, पता ही है, नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। क्यों याद किया जाता है ह्वेनसांग को आज भी, सियुकी की रचना के लिए। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, तो कौन था वो, ह्वेनसांग था जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। तो क्या बताता है, विनिमय पत्र बताता है। हुंडी क्या था, विनिमय पत्र था। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं, कैसे करते हैं, येन्तु नाम से करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था, मुस्लिम आक्रमण कारण था। भारत में सबसे, ये बताया था पिछली वीडियो में, कमेंट करके बताना किसने किया था ये आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है, तो ये नालंदा विहार है। नालंदा कहाँ स्थित है, पता ही है, बिहार में स्थित है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था, कन्नौज था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो क्या क्या विशेषता थी, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अवस्थिति में आया। ठीक है, सही सुमेलित करना है। फिर विदेशी यात्री जो था और भारत भ्रमण किस वर्ष में करने आया, तो फायहान जो था वो 402 से 412 ईस्वी में आया। ह्वेनसांग 629 से 45 ईस्वी में आया। इतिसंग 671 से 95 ईस्वी में आया। और अल्मसूदी ये 915 से 16 ईस्वी में आया। सत्य कथन है, क्या क्या सत्य कथन है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबू जईद, अल्मसूदी तथा अलबरूनी ने किया है। सामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंतीय व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं, तो कौन कौन से हैं, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान समकालीन था, तो किसका समकालीन था, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। ठीक है, चीनी तीर्थयात्री जो ह्वेनसांग था वो हर्ष से मिला
और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। ठीक है। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य जी का महत्व है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं। कहाँ कहाँ स्थित हैं? एक तो जोशी मठ है, ठीक है, उत्तराखंड में, द्वारका है, पुरी है और श्रृंगेरी है। 4 धाम में सम्मिलित हैं। कौन कौन सी जगह सम्मिलित हैं? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम संबंधित है। छोटा 4 धाम में सम्मिलित हैं। तो छोटा 4 धाम कौन सा है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। कवि और शासक, तो रवि कीर्ति जो था वो किसके शासनकाल में था? पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में था। भवभूति किसके शासनकाल में था? कन्नौज के यशोवर्मन के शासनकाल में था। नरसिंह वर्मन के शासनकाल में दंडी था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का था। ठीक है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे थे और बाणभट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। सही सुमेलित करना है। भोज है धार, दुर्गावती है गोंडवाना, समुद्रगुप्त है विदिशा, अशोक उज्जैन। फिर सही सुमेलित करना है। प्रसिद्ध स्थल हैं और वर्तमान राज्य जहाँ पे वो अवस्थित थे। मिल्सा मध्य प्रदेश में, द्वार समुद्र कर्नाटक हेलिबिडू में, गिरनगर गुजरात में, स्थानेश्वर हरियाणा में। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। ठीक है। अब इसको देखेंगे तो खजुराहों के मंदिर संबंधित हैं। किससे संबंधित है? वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म सभी से संबंधित हैं। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर समर्पित है। तो मांतगेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार तथा चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है। तो कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? दशावतार मंदिर खजुराहो में नहीं है। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में सत्य कथन है। तो क्या सत्य कथन है? यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। इसके डिजाइन में से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। सही सुमेलित करना है। फिर से स्थापत्य कला और अवस्थिति की कहाँ पे है ये? तो स्तूप कहाँ है? सांची में है। चित्रकारी बाघ में है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में है और दशावतार मंदिर देवगढ़ में। ठीक है। खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफा, सांची के स्तूप तथा मांडू का महल में से वह जो विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो मांडू का महल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, बाकी के सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। मंदिर स्थापत्य के बारे में सत्य कथन है। तो कौन सा सत्य कथन है मंदिर स्थापत्य के बारे में? स्वतंत्र आधार होता था चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है। खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लवकालीन स्थापत्य है। भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर तथा ओसिया मंदिर में से वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ग्वालियर का तेली मंदिर है, इसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। 109 बौद्ध गुफाएं हैं। कहाँ पे हैं? कन्हेरी में है। कितनी है? 109 बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक है। आबू का जैन मंदिर कहाँ पे है? तो आबू का जैन मंदिर संगमरमर से बना हुआ है। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित पालीताना मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये भावनगर में अवस्थित है। ठीक है जी। आगे देखते हैं। एलिफेंटा की गुफा मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो ये किसके लिए बनाई गई थी? एलिफेंटा की गुफा ये
शैव धर्म के अनुयायियों के लिए बनाई गई थी। बौद्ध, जैन, शैव तथा वैष्णव में से एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक किससे संबंधित हैं? शैव और बौद्ध से संबंधित हैं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय दिया जाता है तो किसको दिया जाता है? राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। अजंता, भाजा, एलिफेंटा तथा एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है तो इसके लिए एलिफेंटा विख्यात है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से कौन अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है? गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध है। कहाँ से उपलब्ध है? बागा गुफाओं में है। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं अवस्थित हैं। कहाँ पे? नासिक, एलोरा और अजंता में। एलिफेंटा नालंदा, अजंता तथा खजुराहो में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है तो कौन प्रसिद्ध है? अजंता बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों से संबंधित हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने कराया था। ठीक है जी। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबार की शैलकृत गुफाओं में कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा प्रमुख हैं। एलोरा में गुफाएं बौद्धों, हिंदुओं तथा जैनों से संबंधित हैं। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। किसको माना जाता है? कैलाश मंदिर और एलोरा को माना जाता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था तो किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण एक ने करवाया था। किसका निर्माण कराया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का। राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त है तो किसको प्राप्त है? जैन धर्म को प्राप्त है। किसका? राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित हैं तो कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित हैं। गुप्त मंदिर और उसका स्थान। ईंट निर्माण मंदिर, भीतरगांव। दशावतार मंदिर, देवगढ़। शिव मंदिर, भूमरा। विष्णु मंदिर, एरण। आगे देखते हैं। कानपुर, उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में सही कथन है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। अजंता की कला को प्रश्रय दिया। किसने प्रश्रय दिया? वाकाटकों ने भी दिया और साथ में गुप्तों ने भी दिया। अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों में से संबंधित हैं तो किससे संबंधित है? अजंता की गुफाएं तो ये जातक कथाओं से संबंधित हैं। सही कथन है। अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है तो किसको जाना जाता है? अजंता की गुफाओं एवं लोपाक्षी मंदिर को भित्ति चित्रों के लिए भी जाना जाता है। सत्य कथन है। पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं। पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में जो तथ्य समान है वह कौन सा है? दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। कहाँ पे? महाबलीपुरम में भी और अजंता में भी। स्थान, राज्य संघ राज्य क्षेत्र। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में। शिशुपालगढ़ ओडिशा में और अरिकामेड्डू पुडुचेरी में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंहदेव वर्मन प्रथम चौड़गंग ने बनवाया था। किसका? कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कोणार्क के स्वर्ण मंदिर को, सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है तो मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है।
लिंगराज मंदिर अवस्थित है, तो लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये भुवनेश्वर में अवस्थित है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो ये लिंगराज मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर स्थित है, तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित हैं, किससे निर्मित है? नागर शैली में निर्मित है। जगन्नाथ मंदिर के गृहगर्भ में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं, किससे बनी हैं? लकड़ी से। किसकी लकड़ी से बनती है? नीम की लकड़ी से बनती हैं। विदर्भ के खजुराहों के रूप में भी जाना जाता है, तो विदर्भ के खजुराहों के रूप में किसको जाना जाता है? मार्कंडेश्वर मंदिर को जाना जाता है। विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? कंबोडिया, कंपूचिया में। बेरोबदूर स्तूप स्थित है, जावा में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया गया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से प्राप्त से तात्पर्य है, तो गोपुरम से क्या तात्पर्य है? प्रवेश द्वार, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया, पल्लवों द्वारा बनवाया गया। चोल, पल्लव, चेदी तथा चालुक्यों में से महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था, किसने कराया था? पल्लवों ने कराया था। महाबलीपुरम का रथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया था। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ तथा धर्मराज रथ में से वह रथ मंदिर जो सबसे छोटा है, तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। ठीक है, किसका रथ सबसे छोटा है? द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। मंदिरों का सही कालक्रम क्या होगा? तो पहले सप्त पैगोड़ा बना, फिर महाबलीपुरम बना, फिर जो बृहदेश्वर मंदिर है वो बना, फिर गंगे कोंडचोलपुरम का मंदिर बनता है। स्थान है, फिर स्मारक है। एलिफेंटा गुफा है, श्रवण बेलगोला मूर्ति है, खजुराहो है मंदिर, सांची में क्या है? स्तूप है। ऐतिहासिक स्थल है, फिर राजवंश वंश और स्थान का बताना है। तो भीमबेटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। शोर टेम्पल तटीय मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। मानस असम में है। एलोरा की गुफा राष्ट्रकूटों ने बनवाई। मीनाक्षी मंदिर पांड्य ने। खजुराहो मंदिर चंदेलों ने, और महाबलीपुरम के मंदिर पल्लवों ने। फिर सुमेलित करना है स्थान और उनकी विशेषता। तो बैजनाथ धाम शिव मंदिर है। सारनाथ क्या है? बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है। दिलावाड़ा जैन मंदिर है। बद्रीनाथ विष्णु मंदिर है। ओंकारेश्वर अमरकंटक तथा अरसवल्ली में से सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। अरसवल्ली सुमेलित करना है, स्थान है, विशेषता है। नालंदा विश्वविद्यालय। सारनाथ में अशोक स्तंभ, सांची में स्तूप, कोणार्क में सूर्य मंदिर, चित्रकारी बाघा अजंता में। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति कहाँ है? मथुरा में है। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। और गौतमेश्वर की प्रतिमा कहाँ है? कर्नाटक में है। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था, कहाँ स्थित था? सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में स्थित था। सोनगिरी जहाँ 103 जैन दिगंबर मंदिर बने हुए हैं स्थित है, कहाँ स्थित है? दतिया मध्य प्रदेश के सिनीकट में स्थित है। कहाँ स्थित है? दतिया मध्य प्रदेश के सिनीकट में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है माउंट आबू में, अमरावती पर्वत पर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है हम्पी में। नगर द्रविड़ और बेसर है भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियाँ। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है, मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में। विख्यात मूर्ति शिल्प स्थल
बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक मध्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवीय संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। प्रस्तर पर उत्कीर्णित विष्णु के 12 अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विशुद्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं। तो ये कहाँ है? अजंता में। और ये कहाँ है? उदयगिरी में है। विशाल गोलाश्मों का उत्कीर्णन, अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण, मामल्लपुरम। भारत के काल और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, ये सारा धौली स्थित शैलकृत हाथी मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है जी। अब दक्षिण भारत के चौल, चालुक्य और पल्लव एवं संगम युग के बारे में देखेंगे। 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। किसने डाली थी? विजयालय द्वारा डाली गई थी। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति कहा जाता है। तो ये किसकी है? वृद्धेश्वर मंदिर में है। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर जिस चौल शासक के काल में निर्मित हुआ वह था, कौन था? राजराजा प्रथम था। चोलों का राज्य फैला था। तो चोलों का राज्य कहाँ फैला था? कोरोमंडल तट पर दक्कन के कुछ भाग तक चोलों ने पांड्य तथा चीर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता भी था। ठीक है जी। कावेरीपत्तनम, महाबलीपुरम, कांची और तंजावुर में से चोलों की राजधानी थी। तो कौन सी थी? तंजावुर चोलों की राजधानी थी। आगे देख लें। चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था। तो कौन सा था? चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में बहुत से ब्यौरे जिन्हें शिलालेखों में हैं वे हैं उत्तर मेरूर में। ठीक है जी। उत्तर मेरूर में ये शिलालेख हैं। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। कौन देखता था? छोटा वारियम। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। महिषासुरमर्दिनी, नटराज, राम तथा सोमस्कंद चोल युगीन स्थापत्यों में से विश्व के श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है नटराज को। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांसे की मूर्ति, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है शिक्षक के रूप में। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है चोल काल का। 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे कोलोतुंग एक के कार्यकाल में। चोल, चेर, पल्लव एवं राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के विरुद्ध प्रसिद्ध था, शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन था? चोल प्रसिद्ध थे अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए भी। चोल शासकों में जिन बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था वह था राजेंद्र प्रथम। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी राजेंद्र प्रथम ने की थी। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी तो राजराजा प्रथम ने की थी। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की तो किसने प्राप्त की? राजराजा प्रथम ने प्राप्त की। चोल राजाओं में वह जिसने सीलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी वह कौन था? राजेंद्र प्रथम था। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, कुलोत्तुंग एक ने। चोलों के विषय में सत्य कथन है। तो क्या सत्य कथन है? हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्णित करने का चलन प्रारंभ किया जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। शब्द एरिपत्ती,
भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया गया था। तनियूर, स्थानीय प्रशासन में बड़े ग्राम संघ गठित करना। घटिका, प्रायः मंदिरों के साथ संबंध, विद्यालय को घटिका कहा जाता था। श्रेणी नगरम, नानदेशी तथा मणिग्राम में से विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थाएं थी। तो कौन सी थी? नानादेशी तथा मणिग्राम थी। प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेगी से जोड़ता था, तो ये तगर था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। चोल, चालुक्य, पाल तथा सेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, तो ये चालुक्य थे। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी में थी। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। कहाँ हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। वह शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, तो ये नरसिंहवर्मन प्रथम था जिसने सिंघल द्वीप के अगेंस्ट 2 अभियान भेजे थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिया शब्द द्योतक है काली मिर्च का। संगम साहित्य में तोलकाप्यम का एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। शिल्पाधिकारम का लेखक था इलंगो आडिगल। ग्रंथ विषय तिरुकुरल दर्शन। तोलकाप्यम व्याकरण, शिल्पाधिकारम प्रेम कथा, मणिमैकले वणिक कथा। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5 वेद भी समझा जाता है। इस संग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम तिरुमुराय है। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था अरिकामेडू था। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूची प्राप्त होती है अरिकामेडू पुरास्थल की खुदाई से। अरिकामेडू ताम्रलिप्ति, कोरके तथा बारबेरिकम में से वह बंदरगाह जो पोंडुके नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। अरिकामेडू रोमन बस्ती प्राप्त हुई है अरिकामेडू से। एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हथेदार जार। कदम्ब, चेर, चोल तथा पांड्य राजवंशों में वह जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ वह कदम्ब थे। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरुल है तमिल भाषा में। चेर, चोल, पल्लव तथा पांड्य में से एक वह जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था, तो पल्लव संगम युग का राजवंश नहीं था। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई, तो कुरुल को लघुवेद की संज्ञा दी गई। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के सित्तर थे जो तमिल क्षेत्र के स्थित सिद्ध सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। कौन? लिंगायत लोग। ठीक है जी। आगे राजवंश और उनकी राजधानियां। पल्लव की कांची थी, पांड्य की मदुरा थी, यादव की देवगिरी थी, काकतीय की वारंगल थी। सुमेलित करना है फिर राजवंश और संबंधित स्थल। गुप्त देवगढ़, चंदेल खजुराहो, चालुक्य बादामी और पल्लव पनमलय। ठीक है। चतुर्वेदी मंगलम परिषद, अष्टदिग्गज तथा मणिग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का नियम था। मणिग्रामम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था।
चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। संगम युग में अरयूर विख्यात था, सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी वेदों वेगी नदी। संगम पतन जो पश्चिमी तट पर स्थित था, नौरा, तोंडी, मुशीरी और नेलीसंडा। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन प्रयुक्त होते थे राजा के लिए? तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन क्रमशः हुआ था मदुरई एवं कपाटपुरम अलेवाई में। यह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, अगस्त्य ने। सुमेलित करना है राजा, राजवंश और राजधानी। तो चालुक्य का बादामी, पल्लव का कांचीपुरम, हर्ष का कन्नौज, पांड्य का मदुरई। भारत के इतिहास में प्राचीन काल से आरंभ कर घटनाओं का सही फलानुक्रम। महेशवर्धनम एक के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना, राजभोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, परांतक एक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। सुमेलित करना है पल्लव शासक राज्यकाल। महेंद्र वर्मन एक 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन एक 630 से 668 ईस्वी, परमेश्वरम एक से लगभग 670 से 700 ईस्वी, नंदीवर्मन द्वितीय 731 से 795 ईस्वी। फिर सुमेलित करना राज्य और राजधानी। तो चेर की क्या थी? वांजी वांची, चोल की तंजौर, होयसाल की द्वार समुद्र। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के राज शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया, तो वो कौन था? मातवालीन था। चालुक्य राजदूत गुप्त और मौर्य में से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया। तो किसने नहीं किया? चालुक्यों ने नहीं किया। वह राजा जिसने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। चालुक्य राजा कुमारपाल ने। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी बनवासी राजाओं की। काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र लगता था मोटुपल्ली। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम साम्राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था, तो ये कौन था? पांड्य था। मंदिर हैं, फिर स्थान है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल में है, महाकाल मंदिर उज्जैन में है और बेलूर मंदिर कोलकाता में। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं गोपुरम। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में संबंधित है हेरोडोटस से। सुमेलित है पुस्तक, लेखक। अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, निरुक्त यासक, वार्षिक काल्यायन। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त था। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गईं, अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे दंडिन। कुमार संभवन महाकाव्य लिखा किसने? कालिदास ने। मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ये सब किसने लिया? जानकी हरण में से वह नाटक जो कालिदास ने नहीं लिखा। तो बाकी सारे कालिदास ने लिखे और जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखा। मेघदूत, कुमार संभवम, उत्तर रामचरितम तथा ऋतुसंहारम में से वह जिसको कालिदास ने नहीं लिखा, उत्तर रामचरितम। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल पंथ संबंधित है। लेखक है और उनकी पुस्तक है वात्स्यायन, कामसूत्र, चाणक्य, अर्थशास्त्र और कल्हड़ राजतरंगिणी।
कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी संबंधित कश्मीर के इतिहास से है। कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोंडवाहों लिखी थी वाकपति ने। लेखक राजवंश। रचनाएं भारवी, किरातजुर्नियम, राजशेखर, कर्पूर मंजरी, कालिदास, रघुवंश, भास, स्वप्न वासुदत्त, बाणभट्ट, कादंबरी, हर्ष, नागानंद, रत्नावली। संस्कृत की रचना जिन्होंने महाभारत से अपना कथासूत्र लिखा है, नैषधीयचरित, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम। चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है चिकित्सा से। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका उत्तरदायी है यूनानी ज्योतिविद्या पर। सुमेलित है विद्वान संबंधित क्षेत्र। विशाखदत्त नाटक। वराहमिहिर खगोलशास्त्री। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ। मिलिंद हो है पाली ग्रंथ। मिलिंद पनोह, राजा मिलिंद मिनांडर तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य स्वाद रूप में है, वह भिक्षु थे नागसेन। सुमेलित है दरबारी कवि राजा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का। हरिशेन समुद्रगुप्त का। और बाणभट्ट हर्षवर्धन का। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था जयसिंह। कल्हड़कृत राजतरंगिणी में कुल तरंग हैं 8। कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया जोनराज एवं श्रीवर ने अश्वघोष की। सौंदरानंद रचना। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। हर्षवर्धन अमरकोश से प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर प्रसिद्ध थे। नाटककार के रूप में वो लोग प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ था। तो ये कौन सी है? पंचतंत्र है। पंचतंत्र किसने लिखी थी? तो ये विष्णु शर्मा ने लिखी थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? मिताक्षर व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति का अधिकार पर दावा कर सकते थे। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? भास्कर जाने जाते हैं। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य थे। आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी, आर्यभट्ट ने की थी। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, आर्यभट्ट ने कहा था। शून्य का आविष्कार किया था किसी अज्ञात भारतीय ने, आर्यभट्ट ने ही किया था। मत विलास प्रहसन का लेखक था महेंद्र वर्मन। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। सितारा, वीणा, सरोद तथा तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी तक। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं पृथ्वीराज तृतीय। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किससे था? जावा सुमात्रा से संबंध था। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की। बालपुत्र देव ने। गोविंद चंद्रन गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था सारनाथ में। मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशीय। अला उदल संबंधित थे। कहाँ से? महोबा से।
पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज विजय के लेखक थे जयानक। रचनाकार रचना सारंगधर हमीर रासो। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, जागनिक परमाल रासो और नरपति नाल्ह विसलदेव रासो। नरपति नाल्ह विसलदेव रासो। पूत वंश में से वह जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी तोमर वंश। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? बुंदेलखंड का था। धंगदेव शासक था जेजाक मुक्ति के चंदेल वंश का। शासकों का कालानुक्रम है यशोवर्मन, फिर धंग, फिर विद्याधर, फिर कीर्तिवर्मन। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को बनवाया था तो किसने बनवाया था? परमार राजा भोज ने बनवाया था। किसको? चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को। पुंड्रवर्धन मुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। औंदल ओदांतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था बिहार राज्य में। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित था बिहार में। हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन तथा नंदीवर्मन पल्लव में से एक राजा जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। गोपाल एवं नंदीवर्मन पल्लवम। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला तथा ओदंतपुर में से वह स्थान जो पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। तक्षशिला। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी दंतीदुर्ग ने। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दांतीदुर्ग ने। अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। गुज्जर प्रतिहार वंश का वह एक शासक जिसकी शासकों का सही कालानुक्रम। वत्सराज पहले आए, फिर नागभट्ट द्वितीय, फिर महेंद्र पाल प्रथम, फिर एवं महिपाल। नागभट्ट द्वितीय, महेंद्र भट्ट प्रथम, देवपाल तथा भरत भट्ट एक में से वह नाम जो गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। तो भरत भट्ट एक नहीं है। महान जैन विद्वान हेमचंद्र अलंकृत करते थे कुमारपाल की सभा को। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था लक्ष्मण सेना द्वारा। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर, हेमाद्री और जिमुतवाहन। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर संबंधित थे महिपाल एवं महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित थे। सुमेलित है राजवंश राजधानी। प्रतिहार कन्नौज, परमार धारा, सोलंकी अनिहलवाड़। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने की थी। प्रतिहार पाल, राष्ट्रकूट तथा चोल में से वह जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है। चोल महोदय पुराना नाम है कन्नौज का। नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था कन्नौज को। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर वर्तमान अवस्थिति। कोइल अलीगढ़। महोत्सव नगर गहोबा। महोदय श्री कन्नौज। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड। वह जिसने भारत में तोड़ी गई मस्जिदों के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी जयसिंह सिद्धराज ने। परमार वंश का शासक था। कौन शासक था? उपेंद्र अथवा कृष्णराज शासक था। राजा भोज ने शासन किया धार पर। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखने वाला परमार वंशीय शासक है भोज। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती। उपेंद्र मंजू गंगेयदेव तथा उत्तरदायित्वों में से एक शासक
को परमार वंश से संबंधित नहीं था। प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र: बेदगया बिहार में, खजुराहो बुंदेलखंड में, शिरणी अहमदनगर महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र, तिरुपति रायलसीमा आंध्र प्रदेश। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था जैनुल आबिदीन। कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम था शाही खां। कर्नाटक वंश का संस्थापक था न्यायदेव। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। कुरूसपाल शिलालेख से जानकारी मिलती है। राजस्व सोमेश्वर प्रायः के बारे में वास्तविकता। गौडवहों के रचयिता थे वाकपति। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा निरूपित करना है। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त चक्र 2013। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर झील को। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना पूरा जो एंशिएंट हिस्ट्री थी उसको कंप्लीट कर लिया। अब आगे की वीडियोस में हम अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। पूरी जीएस पॉइंटर सीरीज़ को अगर आप देखते हो अच्छे से तो आपका डेफिनेटली आपको और चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि और मैं इस तरीके का कंटेंट लाता रहूँ, आपको जो भी और चीज़ें रिक्वायर्ड हो वो हेल्प कर सकूँ। ठीक है, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।